Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Inside Classes हरिद्वार। जैसा कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर के मैं आपके सामने आई थी। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को डील किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इमर्जिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूँ मानो तो बहुत सारे बच्चों को वो डिफ़िकल्ट लगता है, बट उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। तो हमारे टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक बात मैं बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी जो टॉपिक क्लास 12th में है वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जो वेटेज आता है सीबीएसई की ओर से, उसमें जेनेटिक्स और बायोटेक ये दो टॉपिक के वेटेज हाई हैं। ठीक वैसे ही अगर आप है ना नीट के बारे में बात करें तो नीट एग्जाम में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही क्रूशियल माना जाता है, बहुत ही स्कोरिंग माना जाता है। रीज़न ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल इसका, अगर इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। और वहीं पे फिर स्कोर अप किया जाता है, रैंकर्स जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। जिन्होंने इस क्वेश्चंस को अगर ऑप्ट कर लिया तो उनका वेटेज हाई हो जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा है। मतलब तकरीबन यूँ मान लो कि 6 से 7 क्वेश्चन अकेला बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से एवरी ईयर रहता है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज बायोटेक्नोलॉजी की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टार्ट। 2 microbes found to be very useful in genetic engineering are। वो 2 microbes कौन से हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन मैनिपुलेशन के फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला नाम मैं लूंगी ई कोलाई का, एक चिरीसिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ये भी सोइल इनहैबिटिंग बैक्टीरिया है। ये दोनों बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन ए को हम करेक्ट बोलेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कोई बेस सीक्वेंस आपके सामने दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर साइट पे रेस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर साइट पे ही अगर एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, कटिंग एंजाइम्स होते हैं ये, तो कट तो करेगा लेकिन किसी भी साइट पे नहीं, एट अ स्पेसिफिक साइट पे अगर कट लगता है तो ऐसे एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। सो लेट्स सी द ऑप्शन। कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, बिल्कुल भी नहीं। कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक साइट, या एब्सोल्युटली राइट। ये डीएनए के सीक्वेंस को कट लगाएगा बट लेकिन एक पर्टिकुलर साइट पे लगाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक साइट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गोल्डन राइस, यस, गोल्डन राइस इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक राइस। ट्रांसजेनिक जैसे ही टर्म आ गया ना तो आप समझ जाओ कि किसी जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, किसी एनिमल के जीन को प्लांट में, प्लांट के जीन को एनिमल में, किसी माइक्रोब्स के जीन को जीन में भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन जीन मीन्स ट्रांसजेनिक। So golden rice is a transgenic rice, is a promising transgenic crop. When released for cultivation, it will help in, किसमें हेल्प करेगा? एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। यस, अब मैं इसके पीछे की कहानी समझाती हूँ। ये जो गोल्डन राइस है ना, नॉर्मल राइस में न्यूट्रिएंट वैल्यू उसका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, स्टार्च। राइस में क्या है? भर भर के स्टार्च है। बट ये जो विटामिन ए डेफिशिएंसी से जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसकी रिकवरी के लिए इस गोल्डन राइस को प्रिपेयर कराया गया। उसमें क्या किया गया कि राइस में बीटा कैरोटीन जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया। एज यू नो, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। याद रखना, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ vitamin A, and as you know vitamin A is responsible for, मतलब if the deficiency of the vitamin A means night blindness. Night blindness occurs or night blindness is caused by due to the deficiency of vitamin A. तो इस vitamin A को incorporate अगर करवाना है तो बीटा कैरोटीन के जीन को राइस में incorporate कर दिया गया। तो बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर है जो स्टार्ट कराएगा क्या, विटामिन ए का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो यानी एलिवेशन ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। A genetically engineered microorganism
used successfully in bioremediation of oil spill is a species of Pseudomonas? Option A. Question number 5. Cry1 endotoxin obtained from the Bacillus thuringiensis are effective against the, तो याद रखना Cry1 endotoxin किसके लिए है? बॉल वर्म के लिए है. सो द करेक्ट आंसर इज बॉल वर्म यानी कि सी. क्वेश्चन नंबर 6. ह्यूमन इंसुलिन, अनदर नेम इज ह्यूमेलिन, is being commercially produced from a transgenic species of Escherichia coli. ठीक है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन और द यूज ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप इज टू. केयरफुली, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो केयरफुली इसको पढ़ना चाहिए, धड़ल्ले से आंसर नहीं करना है. ठीक है, एट रैंडम नहीं लगाना है. एक एक स्टेटमेंट को टाइम दे करके पढ़ो. तो एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ द हर्बिसाइड, नहीं. एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड, reduced herbicide accumulation in the food article for health safety, and last option, eliminate weeds from the field without the use of the manual labor. ठीक है, सो डी ऑप्शन के साथ चलेंगे. Question number 8. A transgenic food crop which may help in solving the problem of the night blindness is in developing countries is गोल्डन राइस. अभी मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था. गोल्डन राइस क्या है, क्यों यूज किया जाता है? नॉर्मल राइस में भर भर के स्टार्च होता है विच इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जब हम गोल्डन राइस की बात करते हैं तो उसमें कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट किया गया? इट इज अ वन ऑफ द ट्रांसजेनिक राइस जिसमें बीटा कैरोटीन जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया है. एंड व्हाई दिस बीटा कैरोटीन जीन? बिकॉज बीटा कैरोटीन जीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. तो ये ज्यादा से ज्यादा मतलब रिच अमाउंट में इसमें क्या प्रेजेंट हुआ? विटामिन ए. विटामिन ए क्यों नीडेड है? विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है. तो अगर मान लो इस राइस को ज्यादा से ज्यादा लोग अगर यूज करें तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस वाला जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन सी, गोल्डन राइस. क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into the crop plant? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Commonly used in transfer of foreign DNA, TI प्लास्मिड याद करो किसमें होता है? एग्रोबैक्टीरियम थ्यूमोफेशियन. ठीक है, सो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 10. पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, इसको शॉर्ट में पीईजी भी लिखा जाता है, पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर. बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Transgenic plant are the ones grown in artificial medium after hybridization, produced by somatic embryo in artificial medium, generated by introduced foreign DNA in a cell and regenerating a plant from that cell. Transgenic plant produced after protoplast fusion. सी ऑप्शन के साथ चलेंगे क्योंकि जैसे ही ट्रांसजेनिक आया मतलब कोई फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. सो जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इन अ सेल, रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. द बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as a source of industrial enzyme, indicator of water pollution, insecticide. अच्छा, Bacillus thuringiensis की बात हो रही है यानी बीटी की बात हो रही है, और बीटी कॉटन याद आ गया होगा, वो क्या है? इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज. यस, इंसेक्ट को किल कर देता है. क्यों करता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो Bacillus thuringiensis के पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन क्रिस्टल है जिसका नाम बोलते हैं, जिसको बोला जाता है क्राई प्रोटीन. क्राई स्टैंड्स फॉर द क्रिस्टल प्रोटीन. और ये प्रोटीन अल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होकर के उसके जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर आ जाते हैं. तो बेचारा इंसेक्ट जब किसी कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट करता है, इन्फेस्ट करता है, देन तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा कॉटन प्लांट जो था वो खराब हो जाते थे क्योंकि उसके इन्फेक्शन की वजह से, इंसेक्ट की वजह से. अब बीटी कॉटन तैयार किया गया जिसमें क्राइजीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया. अब ये क्राइजीन वाला जो बीटी कॉटन मतलब जो कॉटन तैयार हुआ, ट्रांसजेनिक कॉटन जिसका नाम बीटी कॉटन है, Bacillus thuringiensis, क्योंकि वो जीन कहाँ से आया? Bacillus thuringiensis के अंदर से आया. अब आप बोलोगे कि भाई Bacillus thuringiensis के अंदर रह के भी वो उसको नहीं किल किया, उस बैक्टीरिया को किल नहीं किया, लेकिन इंसेक्ट को किल कर देता है. यस, एब्सोल्युटली राइट.
ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस इंसेक्ट के अंदर इसके गट का जो इन्वायरमेंट होता है वो अल्कलाइन होता है। हमारे या फिर अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें वहां पे एसिडिक मीडियम होता है। तो ये जो क्राई प्रोटीन है वो डिसॉल्व होगा अल्कलाइन मीडियम में। तो इंसेक्ट का गट मिल गया, गट में मिल गया अल्कलाइन मीडियम, और ये क्राई प्रोटीन क्या हुआ, डिसॉल्व होकर के जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा और इंसेक्ट को किल कर देगा। ये है इसके पीछे की कहानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा, अल्कलाइन मीडियम। यस, चलो, सो द करेक्ट आंसर इज इंसेक्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन के लिए क्या सही है? द कंसर्न्ड बेसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स। बी ऑप्शन में द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। यस, अभी मैंने सारी कहानी बताई है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होता है लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में कब, जब उसको मीडियम मिलेगा अल्कलाइन, और वो मीडियम कहां मिलेगा, इंसेक्ट के गट में, क्योंकि इंसेक्ट के गट में मीडियम कौन सा है, अल्कलाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 14, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसाइन, सॉरी टाइपिंग एरर है, एडिनोसाइन डीएमिनेज ADA डेफिशिएंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली। तुम्हें पता है ये ADA क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, डेफिशिएंसी ऑफ ADA काउजेज स्किड। क्या काउज करता है, स्किड। हैव यू हर्ड दिस टर्म? डेफिनेटली यस। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, क्या है ये, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी ये वो डिजीज है जो कि प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इससे जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में या तो बी सेल नहीं होगा या तो टी सेल नहीं होगा, या बी और टी दोनों में से कोई भी नहीं प्रेजेंट होगा, यानी कि उसका पूरा इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक, काम ही नहीं करेगा। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक भी आपको शायद पता होगा कि टी सेल का जो हेल्पर सेल है वो हेल्प करता है, कोई जर्म्स अगर बॉडी में आता है तो वो कन्वे करता है किसे, बी सेल को, कि आप प्लाज्मा सेल को बोलो एंटीबॉडी बनाए ताकि वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट अपना काम कर सके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी के बॉडी में टी सेल ही नहीं है, तो टी सेल नहीं है मतलब टी साइटोटॉक्सिक भी नहीं है, टी हेल्पर भी नहीं है, टी मेमोरी भी नहीं है, तो बचा सिर्फ बी। तो बी को इंस्ट्रक्शन कौन देगा, कोई देने वाला नहीं, वो भी आराम से बैठा हुआ है। तो भाई अगर कोई जर्म्स आएगा भी तो वो नहीं उससे फाइट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो नहीं बनेगा। दूसरा, अगर मान लो बी सेल है, अभी तो बताया मैंने कि टी सेल नहीं है बी सेल है, अब बोलूंगी कि बी सेल नहीं है टी सेल है, तो क्या होगा? तो टी सेल टी हेल्पर तो है बट बी सेल नहीं है। टी हेल्पर किसे इंस्ट्रक्शन देगा या किसे इंफॉर्मेशन देगा? बी को देता, लेकिन बी तो है ही नहीं, तो भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा। और बी और टी दोनों ही नहीं है, बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स बोथ आर एब्सेंट, तो भी इम्यून सिस्टम कंप्लीटली लॉस्ट, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है। क्यों होता है स्किड? स्किड इज अ प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, राइट। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज की कैटेगरी में ये आता है स्किड। और स्किड होता क्यों है, प्राइम इसका रीजन क्या है? It is caused by due to the deficiency of one enzyme, and the name of that enzyme is ADA, adenosine deaminase, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो इसको कैसे क्योर कैसे कर सकते हैं? तो क्योर कर सकते हैं to incorporate this enzyme into that site, to introducing bone marrow, yes, introducing bone marrow cells, producing ADA into the cell at early embryonic stages. So the डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चंस ऐसे ही बन गए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है बट आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ ADA काउजेस, आंसर होगा स्किड। व्हाट इज द फुल फॉर्म, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्किड, तो आंसर होगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। थर्ड क्वेश्चन इसमें बन सकता है, व्हिच काइंड ऑफ स्किड बेसिकली, इज इट प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी और द सेकेंडरी? तो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी की कैटेगरी में स्किड आता है, सेकेंडरी में एड्स आता है, ठीक है। और बाकी यहाँ का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा डी सही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर आप इसका परमानेंट क्योर चाहते हो
तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर ये काम कर लिया गया तो वो क्योर हो सकता है, एडल्ट के स्टेज में अगर किया जाए तो नहीं होगा। सो इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स, प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नाउ 15, which one of the following is used as a vector for cloning gene into higher organism? रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है। 16, restriction endonucleases are enzymes which restrict the action of the enzyme DNA polymerase, remove nucleotide, make cut at a specific position within the DNA molecule. Yes, C option. Make cut at specific positions within the DNA molecule. C के साथ चलेंगे, 16 का C। 17, which one of the following palindromic base sequence in DNA can be easily cut at about middle by some particular restriction enzyme? GATAC. A. An improved variety of transgenic basmati rice. Yes. Is a completely resistant to all insect pests, gives high yield but has no characteristics, does not require chemical fertilizer, give high yield and is rich in vitamin A. Improved जो ट्रांसजेनिक बासमती राइस है उसको हम गोल्डन सिला राइस या गोल्डन राइस बोलते हैं। तो गिव हाई yield and rich in vitamin A. D ऑप्शन। 19, DNA or RNA segment tagged with a radioactive molecule is called probe. Probe क्या होता है? Probe, it is nothing, it is simply the short sequences of DNA. Question number 20. Genetic engineering has been successfully used for producing transgenic cow rosy which produces high fat milk for making ghee. बिल्कुल भी नहीं। Animal like bulls for farm work as they have superpower. No. Transgenic mice for testing safety of polio vaccine before use in humans. C ऑप्शन के साथ चले, बिल्कुल सही आंसर है। Transgenic model for the study of new treatment for certain cardiac diseases. Not C. So for this question, correct answer is C. 21. The genetically modified brinjal in India has been developed for genetically modified insect resistance. Yes, C. Some of the characteristics of BT cotton are high yield. First option क्या कह रहा है? High yield and production of toxic protein crystal which kill dipteran pest. Second, high yield and resistance to bollworm. C, long fiber and resistance to aphid. D, medium yield, long fiber resistance to beetle pest. Correct option is high yield and resistance to bollworm. ठीक है? Question number 23. Given below is a sample of portion of DNA strand giving the base sequence on the opposite strand. What is so special shown in it? तो भाई देखो, आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डीएनए का सीक्वेंस GAATTC, राइट? इसका कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 ये आ गया। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट कॉल कर रहे हो, पढ़ रहे हो 5 to 3 में, तो यहाँ पे ऊपर वाले सीक्वेंस में हम गटाक बोल रहे हैं, और दूसरे को भी अगर हम 5 to 3 रीड करें तो भी गटाक आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 24. There is a restriction endonuclease called ECOR1. What does CO part? देखो भाई, E तो हो गया नेम ऑफ जीनस को बताता है, एक चिरिचिया, एंड CO stands for the name of the species. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ दैट बैक्टीरिया। तो यहां पे क्या होगा? कोलाई। लेकिन याद रखना, जब भी हम नेम ऑफ स्पीसीज लिखेंगे तो इसका COLI स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25. एगरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स. यस, एगरोज solidifying agent है which is extracted from the seaweeds find use in agarose gel electrophoresis.
एग्रोज का यूज हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस का नाम ही आता है भाई। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, एक होता है SDS पेज, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में यूज होता है एग्रोज, जो कि सॉलिडिफाइंग एजेंट है। जेल कास्टिंग ट्रे में जो हम जेल डालते हैं वो एग्रोज है बेसिकली। डिपेंड करता है कि हम कितना % का एग्रोज ले रहे हैं, 1% और 0.5%। सो द करेक्ट आंसर डी। कैसा लगा? एक्चुअली बायोटेक सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद इसलिए भी क्योंकि मेरा मास्टर डिग्री भी बायोटेक में है और PhD भी बायोटेक में है, और मुझे मौका मिला बहुत सारा एक्सपेरिमेंटली, मतलब मैंने उसको खुद करके देखा है, इसलिए भी शायद मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर सच में बहुत अच्छा लगा तो आप कमेंट भी करना। अगर कुछ आपका कोई कॉन्सेप्ट इसमें कहीं पे लैक कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आया, तो भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, चलो फिर मिलती हूँ एक नए और नेक्स्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, लगातार इनसाइट देखते रहिए। टिल देन बाय।